तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पार्ट 4 पार्ट 3 के अंदर हमने पढ़ा एक्सिस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, उसके कॉजेस, डायग्राम, ये सारी चीजें हमने सीख लिया। आज हम पढ़ेंगे रीजन कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। एक्सिस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड को बेसिकली किन किन चीजों से कंट्रोल किया जाएगा ताकि एक्सिस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड ना हो, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो। तो व्हाट आर द मेजर्स टू करेक्ट एक्सिस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सिस और डेफिशिएंट डिमांड को मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेजर्स हैं। पहला है फिस्कल मेजर, दूसरा है मॉनेटरी मेजर। ये जो मॉनेटरी मेजर है ये किसका है क्लास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और जो ये फिस्कल मेजर है ये किसका है क्लास? गवर्नमेंट का। ध्यान रखना, मॉनेटरी मेजर आरबीआई का वही है जो आपने सेंट्रल बैंक के फंक्शन में पढ़ा था। सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, उसके जो फंक्शंस थे उसके अंदर एक फंक्शन था क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई, जो कि आपने मनी बैंकिंग के अंदर पढ़ा था, बैंकिंग चैप्टर में। सेम टू सेम, नथिंग चेंज, बिल्कुल सेम है जो आपने बैंकिंग में पढ़ा था, वहां भी आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा था। लेकिन आज जो हम ज्यादा फोकस करेंगे वो पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी पे। हालांकि मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि पहले भैया मनी बैंकिंग में जाके आप ये पोर्शन बैंकिंग से भी कर सकते हो, वहां पे भी है और यहाँ पे भी है। किसी से भी सकता है, वहां से भी और यहाँ से भी। सच कहूं तो यहाँ से आने के थोड़े से चांस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी वहाँ की कंपैरिजन, बट कॉन्सेप्ट दोनों जगह सेम है। तो आप एक ही कॉन्सेप्ट वहां से देख सकते हो, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। बट मैं आपको क्विक रिवीजन जरूर दूंगा ताकि जिन्होंने ना देखा हो या फिर जिनको थोड़ा बहुत भूल गए हो वो भी अच्छे से कवर हो जाए, राइट। बट सबसे पहले फिस्कल मेजर देखते हैं। फिस्कल मेजर का मतलब क्या है? यहाँ पे अगर कंट्री में डिमांड ज्यादा है, एक्सिस डिमांड है। अच्छा एक चीज और, अगर कोई तुमसे पूछे कि एक्सिस डिमांड को कैसे कंट्रोल करना है, या तुमसे पूछे ओवर एम्प्लॉयमेंट को कैसे कंट्रोल करना है, या कोई तुमसे पूछे कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है, या कोई तुमसे पूछे इन्फ्लेशनरी गैप को कैसे फुलफिल करना है, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए क्लास एक ही आंसर होगा, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी। इसका उल्टा डेफिशिएंट डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप, अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिफ्लेशन, वहां पे हमने इन्फ्लेशन डिफ्लेशन करके पढ़ा था जब हमने मनी बैंकिंग में पढ़ा था। अब यहाँ पे इसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सिस डिमांड करके। जहां पे डिफ्लेशन पढ़ा था वहां पे अपवर्ड क्या यूज करेंगे? डेफिशिएंट डिमांड। पर कॉन्सेप्ट, रूल सब कुछ एक ही है, राइट। तो फिस्कल पॉलिसी यानी कि फिस्कल मेजर जो किसका है क्लास? गवर्नमेंट का है। इसमें कंट्रोल कौन करते? गवर्नमेंट। इट रेफर्स टू द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सिस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। तो यहाँ पे दो इनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे एक्सिस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल किया जाएगा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट स्पेंडिंग और दूसरा क्या है? टैक्सेशन पॉलिसी। तो मैं तुम्हें क्लास से लिख के अच्छे समझाता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहला है क्लास टैक्सेशन पॉलिसी। सरकार टैक्स डिसाइड करती है। सो टैक्सेशन पॉलिसी की अगर मैं बात करूं, टैक्सेशन पॉलिसी की, तो अगर कंट्री में एक्सिस डिमांड है, अगर कंट्री के अंदर एक्सिस डिमांड है, अगर कंट्री में लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो सरकार टैक्स रेट को बढ़ा देती है। जैसे ही टैक्स रेट बढ़ जाता है क्लास, तो जो एग्रीगेट डिमांड है ना वो अपने आप ही कम हो जाता है, सामान महंगा हो जाता है, लोग डिमांड करना कम कर देते हैं। सब नहीं तो कुछ तो ऐसे लोग होंगे ना जिनको इस महंगाई से फर्क पड़ता है, वो डिमांड कम करेंगे। और ये तब तक चलेगा क्लास जब तक कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर ना हो जाए। और कंट्री में अगर डेफिशिएंट डिमांड है, अगर कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड है तो इस टैक्स रेट को कम कर दिया जाता है ताकि चीज़ें सस्ती हो जाएं और लोग ज़्यादा डिमांड करें। लोग अगर डिमांड ज़्यादा करेंगे, और डिमांड पहले से कम था डेफिशिएंट डिमांड, अब लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो एडी और एएस दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस टैक्सेशन पॉलिसी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचती है कि वो एक्सिस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर सकती है। सेकेंड जो है क्लास यहाँ पे है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इसे हम लोग गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहेंगे या फिर इसे कह सकते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स, ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स। सरकार जो खर्चा करती है जनता की भलाई के लिए, पब्लिक वेलफेयर वर्क्स के लिए, ये उसकी बात करेंगे। तो अगर कंट्री में एक्सिस डिमांड है,
अगर कंट्री के अंदर एक्सेस डिमांड है, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, कंट्री के अंदर लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, एक्सेस डिमांड है, तो गवर्नमेंट क्या करती है क्लास, अपने एक्सपेंडिचर कम कर देती है। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देती है, किस पे, पब्लिक वेलफेयर वर्क्स। तो सरकार जो पब्लिक वेलफेयर वर्क पे खर्चा कर रही है ना, वो सरकार के लिए खर्चा है, लेकिन जनता के लिए तो वो इनकम है। तो गवर्नमेंट अपने पब्लिक वेलफेयर वर्क पे खर्चे कम कर देती है। जब सरकार पब्लिक वेलफेयर वर्क पे खर्चे कम करेगी तो लोगों की जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगी, और ये तब तक हो जाएगी, तब तक करेंगे इसको जब तक कि हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर ना आ जाए। दूसरा है क्लास डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, पहला है एक्सेस डिमांड, दूसरा है डेफिशिएंट डिमांड। तो एक्सेस डिमांड में सरकार ने अपने खर्चे कम किए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो गया, और डेफिशिएंट डिमांड, जब डिमांड कम होती है तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स। तो सरकार अपने खर्चे बढ़ा देती है। देखो, एक्सेस डिमांड में सरकार अपने खर्चे कम करेगी, जबकि डेफिशिएंट डिमांड में सरकार अपने खर्चे बढ़ा देगी। तो जब सरकार का खर्चा लोगों की इनकम बनेगी, भाई सरकार कोई भी खर्च करेगा, अगर अमाउंट सरकार खर्च करती है तो आम जनता की तो वो इनकम बनती है, तो क्लास एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, और अगर ये बढ़ गया तो एडी और एएस दोनों क्या है क्लास, आपस में बराबर हो जाएंगे। इसको बोलते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स, राइट। तो ये दोनों है क्लास फिस्कल पॉलिसी। यहीं पे क्लास मैंने बता रखा है कि देखो, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, देखो क्रेडिट को लिमिट कर दी जाता है, पब्लिक के पास तक पैसा मत पहुंचने दो। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो सरकार अपने खर्चे कम कर देती है एक तो, और दूसरी बात टैक्सेस को सरकार बढ़ा देती है इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। और कंट्री में अगर डिफ्लेशन है तो सरकार एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी अपनाती है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इन्फ्लेशन या एक्सिस डिमांड में, डिफ्लेशन या डिफ्लेशनरी गैप में एक्सपेंशनरी, टैक्सेस कम कर देती है ताकि लोगों के पास सामान सस्ते में पहुंचे, और गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग्स बढ़ा देती है जनता के पीछे। ओके, तो ये हो गया आपका फिस्कल पॉलिसी। आई होप आप सब लोग फिस्कल पॉलिसी अच्छे से समझ गए। तो यही है क्लास, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सेम पॉइंट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम, ब्रिजेस, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, डिफेंस, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एटसेट्रा टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। आप पेपर में लिखोगे कैसे, ऐसे, टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट रिड्यूसेस ऑल एक्सपेंडिचर सो दैट लेस इनकम इज जनरेटेड इन इकोनॉमी एंड कॉन्सिक्वेंटली एडी विल बी लेस as required to correct excess demand, right? To correct the situation of deficient demand, government increase their all expenditure, सरकार अपने खर्चे बढ़ा देगी ताकि लोगों की इनकम ज्यादा बने, और consequently परिणाम स्वरूप क्या होगा, एडी बढ़ जाएगा, क्योंकि एडी जो है वो कम हो जाएगा, राइट। मतलब यहाँ पे एडी को क्या करना है, कम करना है, यहाँ एडी को बढ़ाना है। ये डिफ्लेशनरी गैप है, डेफिशिएंट डिमांड है, यहाँ एडी को बढ़ाना है। तो यहाँ पे सरकार खर्चे बढ़ाएगी ताकि एडी बढ़ेगा, यहाँ पे सरकार खर्चे कम करेगी ताकि एडी कम होगा। दूसरा, टैक्सेशन पॉलिसी, बहुत सिंपल सा पेमेंट है, टैक्स रेट बढ़ाया जाएगा तो इन्फ्लेशन यानी एक्सेस डिमांड कंट्रोल होगा, टैक्स रेट घटाया जाएगा तो डिफ्लेशन यानी कि डिफ्लेशनरी डिमांड कंट्रोल, डिफ्लेशनरी गैप कंट्रोल होगा या डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल होगा। टैक्सेस आर द compulsory payment made to the government under any law by increasing tax burden on household, the producers government reduce the purchasing power in the economy. On the other hand, by lowering the tax burden, the government increasing the purchasing power. Purchasing power का मतलब पैसा, भाई purchasing power क्या है, पैसा ही तो है, उसी से खरीदते हो ना चीजों को। तो इन्फ्लेशन अगर है, एक्सेस डिमांड है, टैक्स रेट ऊपर, डेफिशिएंट डिमांड में टैक्स रेट नीचे। अब आते हैं अपने मॉनेटरी मेजर्स पे। देखो, फिस्कल मेजर हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया, अब आएंगे मॉनेटरी मेजर में, जो हमने पढ़ा था क्लास मनी बैंकिंग के अंदर, यानी कि बैंकिंग के अंदर हमने लास्ट पोर्शन में ही पढ़ा था। थोड़ा सा मैं क्लास को एक रिवीजन दे देता हूँ, आप अच्छे से समझ लो। देखो, जो मॉनेटरी मेजर है, कंट्रोल किसके द्वारा होता है, आरबीआई द्वारा। तो आरबीआई द्वारा कंट्रोल है, तो यहाँ पे दो मेजर्स है, पहला है क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव। तो ये रहे क्लास क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, और ये है क्लास क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के इंस्ट्रूमेंट बस 4 आइटम है। सबसे पहला बैंक रेट और रेपो रेट, दूसरा है CRR SLR, और तीसरा है क्लास LRR लीगल रिजर्व रेशियो। ये है ओपन मार्केट ऑपरेशन, और ये है रिवर्स रेपो रेट, राइट। तो ये है क्लास आपके पास क्वांटिटेटिव मेजर्स के इंस्ट्रूमेंट्स। और ये है क्वालिटेटिव मेजर्स, कौन कौन से, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मोरल सुएजन और क्रेडिट रेस्टिंग। तो हमें ये 7 के 7 पॉइंट एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं क्लास, तब हम इस सेशन को एंड करेंगे, राइट। चलो, अब सब लोग ध्यान से अच्छे से समझना क्लास, नेक्स्ट 15 मिनट्स प्लीज अच्छे से एकदम, ठीक है।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव, जहाँ पे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्रेडिट कम हो जाता है, मतलब ये बहुत इफेक्टिव है क्वांटिटेटिव मेजर्स। सबसे पहला बैंक रेट, तो बैंक रेट कह लो या रेपो रेट कह लो, ये होता क्या है? ये वो रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक से लोन लेती हैं, या आप कह लो ये वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई लोन देता है। किसको लोन देता है क्लास? कमर्शियल बैंक को। तो अगर आपको एक्सेस डिमांड कंट्रोल करना है, अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड कंट्रोल करना है, तो आरबीआई क्या करेगी क्लास? अगर एक्सेस डिमांड कंट्रोल करना है तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देगी। जैसे ही बैंक रेट बढ़ जाएगा या रेपो रेट बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है ना वो भी बढ़ जाएगा। जैसे ही बैंक रेट या रेपो रेट बढ़ेगा, तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट किसे कहते हैं? जिस रेट पे जनता लोन लेती है कमर्शियल बैंक से। हम लोग, आप लोग जिस रेट पे कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं, उस रेट को हम लोग क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कमर्शियल बैंक आरबीआई से जिस रेट पे लोन लेती है, उस रेट को बोलते हैं बैंक रेट। तो अगर एक्सेस डिमांड कंट्रोल करना हो तो बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है। जैसे ही बैंक रेट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, और जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो अमाउंट ऑफ लोन जो है ना, वो लोग क्या करेंगे? कम लेंगे। भाई महंगा अगर ब्याज है तो लोन कौन लेगा? लोन कम लेंगे। लोन कम लेंगे तो लोग डिमांड भी कम करेंगे। तो अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड है या इन्फ्लेशन है तो बैंक रेट को बढ़ा दिया जाएगा। और अगर कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड है, टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड, राइट, टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड, और अगर कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड है, अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड है तो ये, और कंट्री में अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो आरबीआई क्या करेगी क्लास? डेफिशिएंट डिमांड में बैंक रेट को कम। जैसे ही बैंक रेट कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम। भाई बैंक रेट अगर कम हो गया, आरबीआई बैंक रेट कम कर देगी, तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को सस्ते रेट पे लोन देगी, तो कमर्शियल बैंक जनता को भी सस्ते रेट पे लोन देगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो जो अमाउंट ऑफ लोन है ना, वो लोग ज़्यादा लेना स्टार्ट करेंगे। और जब वो लोन ज़्यादा लेना स्टार्ट करेंगे तो उनका जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। तो एक्सिस डिमांड में एग्रीगेट डिमांड को कम करना था, क्योंकि एक्सिस डिमांड पहले से था। डेफिशिएंट डिमांड में डिमांड कम था, डिमांड को बढ़ाना था, हमने डिमांड को बढ़ा दिया, और ये तब तक करेंगे जब तक एडीएस के बराबर ना आ जाए। अगला है कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है क्लास? इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट। जैसे ही कोई जनता कमर्शियल बैंक में पैसा जमा करती है तो कमर्शियल बैंक उसका एक फिक्स परसेंट आरबीआई को दे देता है, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और हर इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट आरबीआई अपने ही पास रखता है, जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सीआरआर एंड एसएलआर। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, यानी कि अगर कंट्री में एक्सिस डिमांड, अच्छा एक बात और, ये जो दोनों है ना, सीआरआर और एसएलआर, ये जो दोनों हैं, ये बैंकों को जनता को लोन देने से रोकती है। भाई अगर आप रिजर्व बनाओगे तो आप लोन कम दे पाओगे, और रिजर्व कम बनाओगे तो लोन ज़्यादा दे पाओगे। तो अगर कंट्री में एक्सिस डिमांड है तो आरबीआई चाहता है कि आप लोन मत दो किसी को। तो एक्सिस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए सीआरआर एंड एसएलआर को बढ़ा दिया जाता है। टू कंट्रोल एक्सिस डिमांड, सीआरआर एंड एसएलआर को बढ़ा दिया जाता है। जैसे ही सीआरआर एसएलआर बढ़ जाएगा, लोग, बैंक जो है वो लोन कम दे पाएगा, और लोन अगर कम देगा तो लोग डिमांड करेंगे कम, तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। सो अगर आपको एक्सिस डिमांड कंट्रोल करना है, एक्सिस डिमांड अगर इकोनॉमी में है, तो आप ये काम भी कर सकते हो। टैक्स रेट तो देखो आप बढ़ाओगे ही, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आप कम करोगे, लेकिन साथ में आप क्या कर सकते हो? सीआरआर एसएलआर को भी बढ़ा सकते हो। और टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड, और अगर कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड है तो फिर आप क्या कर सकते हो? सीआरआर एंड एसएलआर को कम कर सकते हो। जैसे ये कम होगा तो बैंक लोन ज़्यादा देंगे और एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका बिल्कुल उल्टा होता है वो। तो अगर आप एक अपनी लैंग्वेज बना के लिख सको अच्छे से, तो दूसरा भी आप आराम से लिख लोगे, नॉट अ बिग डील, राइट।
तीसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। आपको पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना वो सलाहकार है आरबीआई का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक तरीके से फाइनेंशियल एडवाइजर है, सॉरी गवर्नमेंट का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल एडवाइजर गवर्नमेंट का है, सलाहकार गवर्नमेंट का है, राइट, गवर्नमेंट के बिहाफ में काम करता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, यानी कि सरकारी सिक्योरिटीज को आरबीआई जनता को बेचता है सरकार के बिहाफ में, राइट। तो अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, है ना, और सरकार को एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है, तो आरबीआई पता है क्या करेगी? आरबीआई सेल सिक्योरिटीज टू पब्लिक। आरबीआई सेल सिक्योरिटीज टू पब्लिक। तो इन्फ्लेशन में, एक्सिस डिमांड में, इन्फ्लेशनरी गैप में, एक्सिस ओवर एम्प्लॉयमेंट में आरबीआई सिक्योरिटीज को बेचती है पब्लिक को। आरबीआई सेल सिक्योरिटी पब्लिक, ठीक है। तो आरबीआई पब्लिक को सिक्योरिटी बेचेगी तो पब्लिक पेमेंट करेगी। सरकारी शेयर्स कौन नहीं खरीदना चाहता, सरकारी नौकरी कौन नहीं पाना चाहता, उसी तरीके से तो पब्लिक क्या करेगी? अपना पैसा निकालेगी बैंकों से। पब्लिक विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक्स। और कौन से बैंक में पब्लिक का पैसा जमा पड़ा है मुझे बताओ? पब्लिक विड्रॉ मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो पब्लिक कमर्शियल बैंक से पैसा निकाल लेगी। तो कमर्शियल बैंक बेचारे लोन कम दे पाएंगे। कमर्शियल बैंक लोन कम देंगे अगर, तो जो डिमांड होगा वो भी क्या होगा? कम होगा। तो अगर एक्सिस डिमांड को कंट्रोल करना है तो क्लास इस तरीके से स्टेप्स लिए जा सकते हैं। अब इसका उल्टा, टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड, टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड। अगर लोग डिमांड नहीं कर रहे तो आरबीआई उल्टा स्टेप लेगी। आरबीआई अपने ही सिक्योरिटीज को वापस खरीद लेगी और पब्लिक को पैसा दे देगी ताकि पब्लिक खर्च कर सके। आरबीआई परचेज सिक्योरिटी, देखना ये सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट मनी बैंकिंग में भी पढ़ाया था, सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी चल रहा है। आरबीआई परचेज सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक। आरबीआई पब्लिक से सिक्योरिटी खरीद लेगी और पब्लिक को पैसे देगी। पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक डिपॉजिट मनी इनटू कमर्शियल बैंक। पब्लिक पैसा जमा करेगी कहाँ पे? कमर्शियल बैंक में। भाई सीधी सी बात है, पब्लिक कहाँ जमा कर सकती है पैसा? पब्लिक का अकाउंट कहाँ पे है? कमर्शियल बैंक में। सो पब्लिक डिपॉजिट मनी इनटू कमर्शियल बैंक। फिर कमर्शियल बैंक के पास पैसा आएगा तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? लोन ज़्यादा देंगे। और कमर्शियल बैंक अगर लोन ज़्यादा देंगे तो लोग डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो एग्रीगेट डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड वो बढ़ जाएगा। तो एक्सिस डिमांड में एग्रीगेट डिमांड कम करना है, डेफिशिएंट डिमांड में एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना है। ये मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव मेजर है जिससे आरबीआई ऐसा करती है। ओके ओके बेटा, डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्लास। यहाँ पे नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का उल्टा रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक आरबीआई को अपना सरप्लस पैसा दे देगा। आप लोन जैसा समझ लो, बट एग्जैक्टली लोन तो नहीं होता क्योंकि ये बिहेवियर और नेचुरल, मतलब बिहेवियरल नहीं है, ये नेचर नहीं है इनका, इसलिए नहीं बनी कमर्शियल बैंक। बट कभी कभी कमर्शियल बैंक के पास भरपूर पैसा होता है, सरप्लस फंड से कमर्शियल बैंक, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए कमर्शियल बैंक ये पैसा आरबीआई को दे देता है, वहां से कुछ उसे इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर कंट्री के अंदर एक्सिस डिमांड है, टू कंट्रोल एक्सिस डिमांड, तो करेगी क्या क्लास? इस सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगी। रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगी, राइट। अगर कंट्री में एक्सिस डिमांड है तो आरबीआई क्या करेगी? रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगी। जैसे ही रिवर्स रेपो रेट कम हो जाएगा, जैसे ही रिवर्स रेपो रेट कम हो जाएगा, होगा क्या क्लास? बैंक जो है वो जनता को लोन ज्यादा देगी, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा क्योंकि बैंक जो है वो लोन ज्यादा देगी जनता को ना। एक मुझे बात बताओ, पहले कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन दे रहा था, आरबीआई के पास पैसे जमा कर रहा था, आरबीआई ब्याज अच्छा खासा नहीं दे रहा, तो होगा क्या? तो लोन जो है वो जनता को ज़्यादा मिलेगा, फिर वो आरबीआई को ना दे के आम जनता को लोन ज़्यादा देंगे। अगर लोन ज़्यादा होगा तो एडी ज़्यादा होगा। और इसका उल्टा, टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड। अगर कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड है तो होगा क्या? रिवर्स रेपो रेट को हम क्या कर देंगे क्लास? बढ़ा देंगे। तो आरबीआई क्या करेगा क्लास? एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। एक्सिस डिमांड, अच्छा सुनो क्लास, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। भाई देखो,
एक्सिस डिमांड है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो लोन कम देना है, लोन ज्यादा नहीं देना, लोन कम देना है, ठीक है। लोन कम देने के लिए आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी। जैसे ही रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा लोन कम जाएगा, लोन कम जाएगा तो डिमांड कम होगा, राइट। यहाँ पे क्लास डेफिशिएंट डिमांड का लिख दिया था गलती से, ये एक्सिस डिमांड का है। रिवर्स रेपो देखो जो रेपो रेट का है सेम वही रिवर्स रेपो रेट का है। अगर एक्सिस डिमांड लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो आरबीआई क्या करेगी, सोचिए सारा का सारा लोन हमें दो आप, है ना। आरबीआई क्या बोलेगा, आप लोन हमें दो, जनता को मत दो। तो लोन तो तभी देंगे ना क्लास जब ब्याज ज्यादा देंगे, तभी तो लोन आपको देंगे। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है क्लास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लोन ज्यादा देने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ब्याज उनको ज्यादा मिलेगा तो वो लोन ज्यादा देगा। तो वो जनता को लोन फिर कम देगा, लोन टू पब्लिक, लोन को ये जो लोन की बात कर रहा हूं ना वो आरबीआई को वो ज्यादा देंगे, जनता को कम देंगे। जनता को कम तो एग्रीगेट डिमांड भी कम। और डिफिशिएंट डिमांड अगर कंट्री के अंदर है, डेफिशिएंट डिमांड यानी कि लोग डिमांड जो है वो कम कर रहे हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट को कम कर देता है कि ठीक है हम तुम्हें ज्यादा ब्याज नहीं देंगे। तो कमर्शियल बैंक यही पैसा फिर आरबीआई को तो देगी नहीं, क्योंकि आरबीआई कम ब्याज दे रहा है, तो ये जनता को देगी, राइट। तो जनता को लोन जो है वो ज्यादा देने लग जाते हैं, तो जनता डिमांड ज्यादा करती है। डेफिशिएंट डिमांड में डिमांड कम था, उसे क्लास बढ़ाना था। एक्सिस डिमांड में डिमांड ज्यादा है, उसे कम करना है, राइट। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव हो गया, अगला है क्वालिटेटिव मेजर्स। अब जो ये क्वालिटेटिव मेजर्स है ये बेसिकली इसके अंदर तीन चीजें आती हैं। सबसे पहला है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। क्या होता है क्लास मार्जिनल रिक्वायरमेंट? मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, अगर मेरे पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो बैंक मुझे 10 लाख का लोन 10 लाख की प्रॉपर्टी पे कभी नहीं देगा, बैंक मुझे कम देगा, 60% 70% लोन देगा, राइट। तो क्यों? क्योंकि बाकी जो डिफरेंस है वो मार्जिन रखा जाता है। 10 लाख की प्रॉपर्टी पे 6 लाख का लोन, तो मार्जिन कितने का हो गया क्लास, 4 लाख का। तो अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड है, टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, यहां पे टू कंट्रोल, अच्छा ये मार्जिन जो है ना बैंकों को लोन देने से रोकता है, ये रिजर्व की तरह है, राइट। ये डेफिशिएंट, ये रिजर्व की तरह है, जैसे सीआरआर एसएलआर था ना लोन देने से रोकता था, ऐसी क्लास है रिजर्व की तरह है। तो अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा, 4 की जगह 5 कर देगा, फिर लोन 5 का, ये 6 कर दिया तो लोन 4 का, ये 7 कर दिया तो लोन 3 का। तो आप ध्यान रखना, मार्जिन रिक्वायरमेंट जितना बढ़ेगा उतना ही बैंक्स लोन कम, और जितना लोन कम उतना एग्रीगेट डिमांड कम, लोन कम तो डिमांड कम, ठीक है। डिफ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशन या अंडर एम्प्लॉयमेंट की अगर प्रॉब्लम है तो आरबीआई मार्जिन को क्या कर देगा क्लास, कम। जैसे ही मार्जिन कम होगा तो बैंक लोन ज्यादा दे पाएंगे। अब लोन ज्यादा अगर देंगे बैंक तो डिमांड भी, एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा होगी। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ओके। अब जो 2 पॉइंट है वो थोड़ा थियोरेटिकल पॉइंट है, लाइक मोरल सुएजन। मोरल सुएजन का मतलब क्या होता है क्लास, कि सलाह दी जाती है कि अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड हो, देखो आरबीआई सलाह देता है सारे के सारे कमर्शियल बैंक को, अब ये मानना ना मानना बैंकों पे डिपेंड करता है, जनरली बैंक मना नहीं करते कमर्शियल बैंक की बात को। तो अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड है तो ये कहते हैं किसी को लोन मत दो एक्सेप्ट फार्मर्स। ऑलरेडी बहुत डिमांड कर रहे हैं लोग, फार्मर को तो मजबूरी देना पड़ेगा, तो अनाज की कमी पड़ जाएगी, लेकिन और किसी को आप लोन मत दो, है ना। अगर कंट्री में मंदी है, डेफिशिएंट डिमांड, तो इजी लोन प्रोसेस टू ऑल, आप सबके लिए लोन प्रोसेस जो है आप आसान रखो। तो इन्फ्लेशन में आप किसी को लोन मत दो, डिफ्लेशन में आप सबको लोन दो, कुल मिला के ये मतलब, राइट। तीसरा है क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग आप इसे सिलेक्टिव कंट्रोल मेजर भी कह सकते हो, सिलेक्टिव कंट्रोल। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड है ना, अगर कंट्री मान लो एक्सेस डिमांड है तो लिमिट ऑफ क्रेडिट इज एक्सरसाइज्ड, लिमिट ऑफ क्रेडिट इज एक्सरसाइज्ड। अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड है ना तो क्रेडिट की लिमिट लगा दी जाती है कि भैया आपको इससे ज्यादा उधार नहीं मिलेगा, लिमिट लगा दी जाती है। कोशिश करते हैं, देखो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड में हमेशा मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है आरबीआई द्वारा, और डिफ्लेशन के अंदर मनी सप्लाई को लिबरलाइज कर दिया जाता है। कंट्री में अगर डेफिशिएंट डिमांड है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो उस सिचुएशन में
लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाने के लिए ताकि वो डिमांड ज़्यादा करें, लिमिट इज क्लास लिबरलाइज्ड, ठीक है। अच्छा, या फिर आप ऐसा कह दो नो लिमिट्स, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं लगाई जाती, आपको जितना पैसा चाहिए आप उतना पैसा उधार ले लो और डिमांड करो, क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड नहीं है। इस तरीके से हम डिमांड को बढ़ा सकते हैं देश के अंदर। अगर तुम डिमांड करोगे, तुम खर्चा करोगे, तुम्हारा खर्चा किसी की इनकम बनेगी, तभी तो वो खर्च करेगा, क्योंकि उसकी इनकम बनी, फिर उसका खर्चा किसी और की इनकम बनेगी और रोटेशन में चलता रहेगा। कोविड हुआ था, किसी के पास पैसा नहीं था, मेरे को जहाँ से मिलने वाला था मुझे नहीं मिला, मुझे जिसे देना था मैं उसे नहीं दे पाया, उसको आगे जिसको देना था वो उसको नहीं दे पाया। और जब पैसा आता है तो इसी तरीके से आता है, मेरे को कोई पेमेंट करता है तो मैं किसी को करता हूँ, वो किसी को करता है, तो सबके पास देश में हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, डिफ्लेशन में मनी सप्लाई को लिबरलाइज कर दिया जाता है। तो ये सारे के सारे हमने पढ़े क्लास इंस्ट्रूमेंट्स, सारे के सारे 4 के 4 मॉनेटरी, सॉरी 7 के 7 मॉनेटरी, 2 फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी में क्लास यहाँ पे 7 पॉइंट हैं, जहाँ पे 4 क्वांटिटेटिव और 3 क्वालिटेटिव। इसी क्रेडिट, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लास, इसी को हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। सिलेक्टिव एरिया में अप्लाई होता है, सिलेक्टिव कंट्रोल मेजर्स, सिलेक्टिव जगह, सिलेक्टिव लोगों पे, सिलेक्टिव जगह इसे अप्लाई किया जाता है, ओके। तो फाइनली क्लास ये पूरा का पूरा खत्म, काफ़ी बड़ा पोर्शन था, ये हमने खत्म कर लिया। अगली क्लास से हम लोग एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, डेरिवेशन, मल्टीप्लायर, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अब जो आएगा पोर्शन वो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पोर्शन की प्रिपरेशन होगी। फिर हम लास्ट 2 पार्ट के अंदर अपने सारे न्यूमेरिकल्स एक एक करे कर लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल भी इस टॉपिक से जरूर आएगा, लगभग 3 से 4 नंबर का, बाकी 8-9 नंबर तक का पूरा थियोरी आएगा। तो प्लीज़ यहाँ तक अच्छे से पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर बाय। वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको लगे कि सर की मेहनत हो रही है तो प्लीज़ यार चैनल को शेयर करो, अपने सारे दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब भी कर लो। आप में से बहुत सारे बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वहाँ क्लास एक सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे क्लिक करो, वहाँ पे घंटी होगी, उसे दबाओ ताकि मेरी नोटिफिकेशन टाइम पे पहुँचे। साथ में अकाउंट्स और बीएसटी की प्लेलिस्ट, इनको चेक करना मत भूलना। यहाँ पे पूरा इको, जैसे पूरा यहाँ पे इको चल रहा है ना, वैसे अकाउंट और बीएसटी कंप्लीट चल रहा है यहाँ पे। और अच्छे से एग्जामिनेशन तैयारी करो। ऑल द बेस्ट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।